अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। मैं लेट इसलिए हो गया कि मुझे एक ट्विटर स्पेस जॉइन करनी पड़ी, किसी ने रिक्वेस्ट की थी। मेरा ख़्याल था कि 15-20 मिनट से मैं ट्विटर स्पेस में से निकल आऊँगा, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा मैं उस ट्विटर स्पेस के साथ फँसा रहा। फ़ायदा उसका ये हुआ कि मुझे लर्न करने का बड़ा मौका मिला, बिकॉज़ कई पढ़े-लिखे लोगों के जब मैंने वहाँ पे सवालात लिए तो मुझे मुझे उनके सवालात से बहुत कुछ समझने का मौका मिला। और इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की इस वक़्त के जो इश्यूज़ मेरे सामने हैं, और बहुत से इश्यूज़ मेरे सामने हैं, उनकी तरफ मैं चलूँ, मैं क्विकली इस ट्विटर स्पेस के हवाले से चंद कमेंट्स करना चाहता हूँ। जो सवालात की रेंज थी वो ये थी कि इमरान खान जो है उनको कैसे रिहाई मिलेगी मिलेगी कब मिलेगी? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कितनी जेन्युइन है, कितनी जेन्युइन तरीके से काम कर रही है? पीटीआई की अमेरिका में जो लीडरशिप है, वो क्या कर सकती है? अगर अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प सदर बन जाएँगे, तो उससे इमरान खान के कॉज़ को कोई मदद मिलेगी? और फिर कुछ ऐसी भी, चूँकि जब लोग सवाल पूछते हैं, तो उनके पीछे उनके ज़हनों में हक़ाइक़ किस तरह के हैं, वो चीज़ों को देखते किस तरह से हैं, उनकी होप्स, एस्पिरेशंस, फ़ियर्स और ख़दशात वगैरह क्या हैं, उन सब चीज़ों को समझने का आपको मौका मिलता है। यानी सवाल पूछने वाले के ज़हन के अंदर आपको जाने का मौका मिलता है। तो 1-2 सवाल इसराइल के हवाले से पूछे गए, जहाँ पूछने वालों का कुछ मुद्दा इस किस्म का था कि शायद इसराइल जो है वो इमरान खान को वापस जो है वो नहीं आने देगा। और मैं चाहता हूँ कि नॉट दैट कि इसराइल इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ना ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। क्यों लोग इस तरह से सोचते हैं, क्या डायनामिक्स हैं जो उनको प्रेज़ेंट किए गए हैं, उसके हवाले से मैं थोड़ी-सी एक एक्सप्लेनेशन, या बल्कि यूँ कहिए कि मैं कुछ काउंटर सवालात जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने मुस्लिम कॉज़ के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, गाज़ा के फ़लस्तीनियों के कॉज़ के लिए इमरान खान ने बहुत शिद्दत से उन्होंने जेरूसलम के लिए बड़ा शिद्दत से उन्होंने महसूस किया, और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उनकी एक बड़ी इमोशनल और बड़ी प्रिंसिपल्ड किस्म की इस हवाले से स्पीच थी, जिसने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बड़ा रेज़ोनेट किया। लेकिन आप लोगों के ज़हन में जो है कि इसराइल इमरान खान को नेसेसरीली अपने दुश्मन के तौर पे परसीव करता है, या इमरान खान पाकिस्तान में बैठे हुए इसराइल के लिए को बहुत बड़ा चैलेंज कॉन्स्टिट्यूट करते थे, इसकी क्या वजह है? क्या आप ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरह हो, तो क्या वो पाकिस्तान की फ़ौज लेकर इसराइल के ऊपर चढ़ दौड़ेगा? पाकिस्तान इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी मिलिट्री सेंस में, किसी फिजिकल सेंस के अंदर? या आप ये समझते हैं कि इमरान खान की तरह का एक लीडर जो है वो मुस्लिम स्ट्रीट को और मुस्लिम दुनिया जो है उसको इसराइल के खिलाफ मुतहद कर सकता है? कुछ इस किस्म के दो, मुझे समझ में मेरे जहन में आता है कि दो किस्म के आइडियाज़ जो हैं वो आपके जहन में, और इसके ऊपर आप लिखें। मैं इसको मजीद पढ़ूंगा, आपके कमेंट्स को मैं समझना चाहूँगा। आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर कमेंट्स। अब इसको हमें देखना चाहिए कि 2019 का मेरा ख़्याल है साल था, कि 2020 था, मेरा ख़्याल 2019 या 20 का जो टाइम पीरियड है, जब इमरान खान ने एक तुर्की और मलेशिया के हवाले से उन्होंने एक ऐलान किया। उनकी ख़्वाहिश थी कि ओआईसी जो है वो मुस्लिम कॉज़ेज़ को, फ़लस्तीन का कॉज़ हो या कश्मीर का हो, उसको बहुत बेहतर तरीके से नहीं उठाता, बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। तो एक अल्टरनेट प्लेटफ़ॉर्म की उन्होंने बात की, तुर्की के सदर एर्दोगान, रजब तैयब एर्दोगान के साथ मिलके, और मलेशिया की लीडरशिप के साथ। और आपने देखा कि उसके बाद ऐसा प्रेशर पड़ा सऊदी अरब की तरफ से, मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से, अरब अरब लीडरशिप की तरफ से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, कि खुद इमरान खान, जिन्होंने उस प्लेटफ़ॉर्म का इनिशिएटिव लिया था, बहुत ही उन्होंने सिंसियरिटी से वो इनिशिएटिव लिया था, वो खुद उसकी जब कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना जा सके, बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये बावर करवाया गया कि पाकिस्तानी तारकीन वतन, जो पाकिस्तान की जो एक्सपैट इनकम होती है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, उसका एक बहुत बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन ही वहाँ से होती है, $20 बिलियन से ज़्यादा। और उनमें से 3 मिलियन, मेरा ख़्याल है 35 लाख के करीब तो जो हैं वो सऊदी अरब में है। फिर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है मुत्तहिदा अरब इमारात में हैं, कतर में हैं, बहरीन में। और एक वहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन आया, और इमरान खान को उस रिएक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ा, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मुझे याद है, मैंने एक कम अज़ कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, एक मीटिंग थी, मैंने चीन और जब जा रहे थे तो उनके हवाले से इमरान खान के साथ 2022 में अटेंड की, जहाँ किसी ने मशरक़ वुस्ता के और चीन के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछा, तो इमरान खान एकदम रोक दिया बाकी सबको जवाब देने से। उन्होंने कहा कि देखिए, मगरब के ममालिक के बारे में हम खुल के बात कर सकते हैं, बिकॉज़ उनका कल्चर और डेमोक्रेसी डिफरेंट है, लेकिन मशरक़ वुस्ता और चीन के बारे में जब हम कोई ऑफ़िशियल लेवल पे कमेंट करते हैं, तो उससे फिर और तरह से परसीव किया जाता है, और उससे हमारे लिए बहुत से मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। ये मैं एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जो पावर डायनामिक्स होते हैं दुनिया के और इंटरस्टेट के, उसमें बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। और ज़रा इसमें 1-2 फैक्ट्स मैं और आपके साथ शेयर कर लूँ, तो थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ इस पे आप सोचें ज़रा इस पे। इसराइल को क्या आप समझते हैं? इसराइल का टोटल रकबा जो है वो कोई 8,550 स्क्वायर माइल के करीब है। सऊदी अरब का रकबा है 8 लाख, यानी इसराइल का है 8,550 स्क्वायर माइल्स, और सऊदी अरब का रकबा है 8,30,000 स्क्वायर माइल्स, ठीक? और ईरान का रकबा है 6,30,000 स्क्वायर माइल्स।
पाकिस्तान का आबादी कोई तकरीबन होगी 225 50 मिलियन 25 करोड़ के करीब, और उसका रकबा है 3,40,000 स्क्वायर माइल्स। तो ये जो इसराइल आपको नज़र आता है नक्शे पे, अगर उँगली रखें टिप पे, पहले तो नज़र ही नहीं आता ठीक तरह से। तो जो टिप पे उँगली रखें तो इसराइल उसमें गुम हो जाता है, उसको ढूँढना पड़ता है एक मुहद्दब अदसा लेकर कि आपको पता चले कि इसराइल है कहाँ। तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल की जो स्टेट की जो ज्योग्राफ़ी है, उसके अंदर उसकी पावर पाई जाती है, या एक बहुत ही ताकतवर, और आप में से बहुत से लोग जो बर्तानिया में हैं, कनाडा में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, लातीनी अमेरिका के अंदर हैं, यूरोप के हर शहर के अंदर आप लोग फैले हुए हैं, मशरक़ वस्ती में हैं, ख़ास करके यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूज़ीलैंड में। आपको अब तक एहसास हो ही गया होगा गुज़िश्ता चंद महीनों से कि इसराइल की ताकत जो है, वो उस छोटी-सी रियासत के अंदर नहीं है। इसराइल की ताकत उस ताकतवर ज़ायनिस्ट लॉबी और कम्युनिटी के अंदर है, जो दुनिया की, मगरबी दुनिया के तमाम की इंस्टीट्यूशंस को, अमेरिका की कांग्रेस हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स हों, स्टॉक मार्केट्स हों, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, अमेरिका की, बर्तानिया की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूज़ीलैंड की, यूरोप के हर मुल्क की, उनकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिस्टम के अंदर ज़ायनिस्ट लॉबी ने बहुत केयरफुल तरीके से, कैलकुलेट तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। एक कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस उनका है, और वो वहाँ की आवाज़ को, उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन को वो कंट्रोल करते हैं। जब ये पावर मैट्रिक्स को आप समझते हैं, तो फिर अपने आप से सवाल पूछिए कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में ऐसी कौन-सी ताकत है, और इस पे लिखें अगर आपको कोई समझ आती है, मैं भी चाहूँगा कि आपसे सीख सकूँ मैं, कि वो कौन-सी ऐसी ताकत है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो इस सारी ताकतवर लॉबी को, जो दुनिया की इकोनॉमी को और उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, उसकी पब्लिकेशन को, उसके अखबारात को, उसके मीडिया को अगर कंट्रोल नहीं करती, तो उसका कम से कम एक बड़ा स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। तो पाकिस्तान से बैठ के इसको कोई भला किस तरह से चैलेंज कर सकता है? तो मैं चाहूँगा कि मैं आपसे लर्न करूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं, वो लोगों के ज़हनों में हैं, जिससे बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो मचती है। वो फिर अपने हिसाब से सॉल्यूशंस भी निकालने की कोशिश करते हैं। अब आ जाता हूँ मैं कि इस वक़्त जो बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हमारे सामने। देखिए, आज़ाद कश्मीर का मैं आपको एक अपडेट दूँ, और फिर उसके हवाले से जो हिंदुस्तान की पोज़ीशन है, उसकी अहमियत है क्या? जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे ही समझ रहे हैं कि हिंदुस्तानी दिल पेशावरी कर रहे हैं, और इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो कुछ बीजेपी की लीडरशिप कह रही है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, वो उसकी सिग्निफिकेंस बनती क्या है? मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर एक डायलॉग के हवाले से बात हो रही है, पीपीपी डायलॉग की बात कर रही है। प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं, उनको डिप्यूट कर दिया गया है। उस हवाले से कुछ ना कुछ वेव्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं, एक प्रोसेस शुरू करना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब एक डायलॉग की बात कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान मिलिट्री के एक डेलीगेशन को, जिसने संडे को मुलाकात करनी थी, उससे मिलने का इनकार कर दिया, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये मामला है क्या? क्यों हुआ ऐसे? एक नई पार्टी लॉन्च हो रही है, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल और जनाब खाकान अब्बासी साहब और सेनेटर मुस्तफ़ा जो हैं, वो मिलके एक नई सियासी जमात ऑलमोस्ट तैयार होगी। ये क्या मामला है? जमात-ए-इस्लामी ने तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का फ़ॉर्मल हिस्सा बनने से अपैरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट इनकार कर दिया है। और फिर साथ ही हम देखते हैं कि जो केयरटेकर हुकूमत का एक मई 9 के हवाले से एक रिपोर्ट है, उसका बहुत ज़्यादा चर्चा जो है वो अखबारात में किया जा रहा है, और बहुत सा इंटरेस्टिंग सीन है। इसका और डायलॉग का आपस में क्या ताल्लुक है, मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। पहले मैं आऊँ अफ़गान तालिबान ने जो पाकिस्तान मिलिट्री डेलीगेशन जो संडे को जिसने कंधार जाना था, उसको मना कर दिया, उससे मिलने से इनकार कर दिया, और यूँ ये डेलीगेशन ना जा सका। वैसे तो पाकिस्तान की मिलिट्री विंग ने और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने इस पे कोई कमेंट नहीं किया। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने तो कहा है कि उनको तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होना था, मिलिट्री ने इस पे कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन अफ़गान तालिबान के सोर्सेज़, उनका मीडिया बहुत ही ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये एक मिड रैंकिंग पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का डेलीगेशन था, जिसने कंधार पहुँचना था, जिसके तैयारे की डिटेल्स, अफ़सरों की तमाम डिटेल्स जो हैं अफ़गान तालिबान से शेयर की गई थीं। संडे के दिन इनकी मुलाकात होनी थी शहीन अख़ुंज़ादा से, जो कि इस वक़्त गवर्नर हैं कंधार के। ना सिर्फ गवर्नर हैं, बल्कि शहीन अख़ुंज़ादे डिप्टी चीफ़ हैं अफ़गान इंटेलिजेंस के। अफ़गानों की भी एक इंटेलिजेंस है, दैट्स इंटरेस्टिंग। और ये मुल्ला हैबतुल्ला अख़ुंज़ादा जो हैं, ये उनके बहुत करीब बताए जाते हैं। बताया ये भी जाता है कि शहीन अख़ुंज़ादा जो हैं, वो इस साल के शुरू में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और ये वो मीडिएटिंग सेंट्रल पॉइंट हैं, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और टीटीपी के दरमियान में एक नेगोशिएशंस और मीडिएशन करवाने की कोशिश जो है कर रहे हैं, जो कामयाब जो है बहरहाल नहीं हुई। क्यों ये उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया? बिकॉज़ थर्सडे की रात के और फ्राइडे के मॉर्निंग में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द अफ़गान सोर्सेज़, पक्तीता प्रोविंस जो है उसमें टीटीपी के किसी ठिकाने पे हमला किया, जहाँ कहते हैं कि कुछ डेथ्स जो हैं हुई। अब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ज़ाहिर है कि जब आप ऐसी एयर स्ट्राइक्स करते हैं, जब भी आप एयरफोर्स की स्ट्राइक्स करते हैं, एयरफोर्स की जो बेसिक स्ट्राइक्स उस वक़्त यूज़फुल होती हैं, जब आप
के मुकाबल एक फ़ौज के कोई कॉलम होते हैं, कोई फ़िक्स्ड डिफ़ाइंड ढांचे, स्ट्रक्चर्स होते हैं, या बिल्डिंग्स पे अटैक करते हैं, पुलों पे अटैक करते हैं, आर्मी के मूविंग कॉलम या डिपोज़ पे अटैक करते हैं, या आर्मी की इन्फेंट्री के ऊपर अटैक करते हैं, तब एयर फ़ोर्स का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बनता है। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह के गुरिल्लाज़ या कोई ऑर्गनाइज़ेशन के ठिकानों पे जो डिफ़ाइंड होते ही नहीं, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते ही नहीं हैं, जब उस पे हमले करते हैं, तो ऐसे हमले बुनियादी तौर पर ये एक ऑप्टिक्स के लिए किए जाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आप नफ़सियाती और साइकोलॉजिकल दबाव को बढ़ाना चाहते हैं। सो अगर पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने, माना तो नहीं उन्होंने, लेकिन अफ़गान सोर्सेज़ का कहना है कि उन्होंने पख्तीता में जो हमला किया, और उसमें ये भी नहीं क्लियर कि उसमें मरे कौन हैं। और ज़्यादातर आपने ये भी देखा कि जब इस किस्म के हमले, क्योंकि आप देखें कि इसराइल और अमेरिका की बहुत सोफिस्टिकेटेड एबिलिटी है हमला करने की भी, और उनके पास ग्राउंड इंटेलिजेंस भी बड़ी एक्यूरेट होती है, और उनकी जिस किस्म की और टेक इंटेलिजेंस है, जो टेक्निकल कोऑर्डिनेट से वो हासिल करते हैं सोर्सेज से, वो भी बहुत सुपीरियर होती है। लेकिन उनको भी मिलता कुछ नहीं ऐसे हमलों में, अनलेस कि कोई बहुत ही डिफाइंड स्ट्रक्चर हो, जैसे कि दमिश्कस में इसराइलीज़ ने किया था। तो ऐसे हमलों में ज़्यादातर बच्चे, औरतें या मासूम लोग अक्सर मर जाते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का होता नहीं है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़रिए जो हमला करवाया गया, इसका मकसद ये था कि अफ़गान तालिबान के ऊपर नफसियाती दबाव बढ़ाया जाए, एक, ताकि आप हमारे से कोऑपरेट करें टीटीपी के हवाले से। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जवाबन टॉक्स को रिजेक्ट कर दिया है, डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर को कबूल करने से इनकार कर दिया। अभी पाकिस्तानी मिलिट्री की बड़ी मासूमियत है कि वो ये भूल गए हैं कि ये जो अफ़गान तालिबान है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कई बरस तक बहुत ही पेशेंस के साथ अमेरिका के साथ उन्होंने नेगोशिएशन की। मुझे अमेरिकी सोर्सेज़ ने ये बताया, और मेरा ख़्याल है एक अफ़गान एक्स डिप्लोमेट जो हैं उमर समद, उन्होंने भी एक अंग्रेज़ी में मैंने डिस्कशन की थी, उसमें उन्होंने बताया कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दोहा के अंदर अफ़गान तालिबान के साथ नेगोशिएशन का आगाज़ किया, तो अमेरिकियों ने पहले दिन उनको ये कहा कि हम लोग तुम्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि हमारे पास कितनी मिलिट्री पावर है, किस किस्म के हमारे पास एसेट्स हैं, और आपको हमारी टर्म्स एंड कंडीशन यू बेटर एक्सेप्ट दैट, अदरवाइज हम आपको ख़त्म कर देंगे। तो अफ़गान तालिबान जो है वो हाथ पे हाथ भर के बैठे रहे, उनकी बातें बहुत गौर से सुनते रहे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर्स। और जब शाम के 5 6 7 बज गए, कई घंटों के बाद, उन्होंने कहा जनाब बहुत शुक्रिया, हमने आपका मौक़िफ़ सुन लिया है, इंशाल्लाह ताला कल आपसे सुबह दोबारा मुलाकात होगी। अगले दिन अमरीकी बड़े हैरान रह गए। फिर अगले दिन उन्होंने, अमरीकी जो पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने इसी किस्म की उनसे बातें की। 2 3 दिन तक अमरीकी यही करते रहे, अफ़गान तालिबान उनको सिर्फ सुनते रहे। और कहते हैं कि तीसरे चौथे दिन अमरीकियों ने ये रियलाइज़ किया कि इस तरह से बात नहीं बनेगी, और फिर उन्होंने उनके साथ एक बातचीत, नेगोशिएशन करनी शुरू कर दी, और थ्रेट्स उनको देनी बंद कर दी। तो अगर पाकिस्तानी मिलिट्री इसको, पॉलिटिकल प्रोसेस को इस तरह से देखे, तो मैं समझता हूँ कि उनको इसमें ज़्यादा मदद जो है वो मिल सकती है। बहरहाल इस तरह से कुछ उनको मदद मिल नहीं रही। अब अगले उस पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की एक अपडेट जो है बहुत ज़रूरी है, जहाँ खुशनसीबी की, खुशी की बात यह है कि हाँ, जो तीसरा दिन था संडे के दिन, वायलेंस में खासी कमी हुई। एक बहुत पॉजिटिव बात ये हुई कि रेंजर्स की जो 3 बटालियंस जो हैं, जो कोहाला से मूव किया गया था, जिनको आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनको पाकिस्तान ने वापस बुला लिया। अपेरेंटली कहते हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने उसमें मीडिएशन की, क्योंकि पीपल्स पार्टी के भी बहुत ज़्यादा ग्राउंड के ऊपर उनकी एक पॉलिटिकल प्रेजेंस है। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि रेंजर्स को विड्रॉ कर लिया गया। मैंने अपने पिछले वीलॉग में ये कहा भी था। मैंने इसी चैनल में इसके हवाले से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मैंने वीलॉग किया 7 8 घंटे पहले, जिसको बड़े कम लोगों ने देखा है। मैं चाहूँगा कि आप उसको देखें और अपने से ये भी सवाल पूछें कि क्या आपको उसकी विजिबिलिटी थी, बिकॉज बहुत से लोगों ने मुझे कंप्लेन किया है कि उनको ये वीलॉग्स वगैरह सिरे से मिलते ही नहीं है। यानी देखना ना देखना, उनको पसंद आए वो तो बात की बात है ना, कि आप उस पर क्लिक करते हैं कि नहीं करते, उसकी विजिबिलिटी ही सिरे से उनके पास नहीं होती। और इट्स हाई टाइम कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप देखें कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्राइब नहीं किया तो किए। कहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब भी किया है लेकिन खुद से अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो आप देखें कि आपने सब्सक्राइब किया है, आपके नोटिफिकेशंस और बेल आइकन पे क्लिक किया है। और ये जो पिछला मैंने वीलॉग का जिक्र कर रहा हूँ, जो इसी चैनल के ऊपर है, मोहित पीरज़ादा के ऊपर, क्या आपको इसकी विजिबिलिटी हुई थी? क्या आपके होम के ऊपर, या आपने इसको देखा था, आपके सामने आया था, आपने डिसाइड किया कि आपने इसको नहीं देखना, या ये आपको सिरे से नज़र ही नहीं आया, जो आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन के हवाले से था, जिसमें मैंने बीजेपी का मौक़िफ़ भी बड़ी तफसील से एक्सप्लेन किया। अब इसका चैलेंज ये है कि, रिपोर्ट ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब चौधरी अनवार जो हैं, अनवार उल हक, उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ट्रेडर्स की है, उसके तमाम मुतालबात मान लिए हैं। मुतालबात उनके बुनियादी तौर पे 3 हैं। एक उनका मुतालबा ये है कि उनको बिजली के जिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आज़ाद कश्मीर में बिजली बनती है, मंगला डैम वगैरह से, उसी पे उनको दी जाए। दूसरा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को जिन डिस्काउंट या सब्सिडाइज़ रेट्स पे आटा, फ्लोर मिल रहा है,
इसी रेट पे इनको मिलना चाहिए। और तीसरा ये है कि अच्छा, तीसरी डिमांड जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कहती है कि ये हम डिमांड्स मानने के लिए हमारे पास पैसे और बजट नहीं है। तो उस पे ये फिर दूसरी साइड से ट्रेडर्स ये कहते हैं कि अगर बजट आपके पास नहीं है तो इतनी महँगी एसयूवीज़ और गाड़ियाँ और ये जो खर्चे और ये घड़ियाँ और ये दफ़ातरों के खर्चे हैं, ये आप कम करें। बहरहाल अब आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने सेकंड टाइम ये कह दिया कि हमने उनके मुतालबात जो हैं वो मान लिए हैं। अब इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि मुतालबात उन्होंने दिसंबर में भी मान लिए थे 2023 में, और फरवरी में इसके हवाले से एक रिटन नोटिफिकेशन इशू कर दिया था कि हमने ये मुतालबात आपके मान लिए। लेकिन आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट ना कर सकी, पूरा ना कर सकी, बिकॉज़ उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास बजट नहीं है। इसका मतलब है कि उसे पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से फाइनेंशियल पैकेज एक चाहिए होगा ताकि इन मुतालबात को इम्प्लीमेंट जो है वो किया जा सके। मैंने पिछले वीलॉग में, जिसको मैं चाहता हूँ कि आप देख लें, मैंने बहुत तफ़सील से अपनी बहुत सी डिटेल रिकमेंडेशन दी थी कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए आज़ाद कश्मीर के हवाले से, कैसे आज़ाद कश्मीर को डिमांड्स माननी चाहिए जो कहते हैं कि मान ली हैं, फाइनेंशियल पैकेज दें। फिर ये है कि ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के अपने रेवेन्यूज़ जो हैं वो कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं। एक तो आज़ाद कश्मीर का जो पानी है और जो आज़ाद कश्मीर की बिजली है, उसका आज़ाद कश्मीर को क्या कॉम्पनसेशन पाकिस्तान की तरफ से मिल रही है? बिकॉज़ ये दुनिया भर में इंटर स्टेट रिलेशनशिप में होता है कि जब आप किसी स्टेट के रिसोर्सेज़ को यूज़ करते हैं, उसके लैंड को, उसके वाटर को, तो आप उसको एक प्रॉपर कॉम्पनसेशन देते हैं। देखने की बात है कि वो कॉम्पनसेशन इस्लामाबाद की तरफ से क्या दी जा रही है। यही इसी से मिलती-जुलती कंप्लेंट केपी की भी है कि उनको ड्यू कॉम्पनसेशन जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पानी और बिजली की जो है, वो नहीं मिलती। आज़ाद कश्मीर के केस में ट्रेमेंडस पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है टूरिज्म इंडस्ट्री का। आज़ाद कश्मीर में जितने खूबसूरत मकामात पाए जाते हैं वो केपी में किसी हद तक हो सकता है उसकी एक राइवल, अदरवाइज़ पाकिस्तान के किसी हिस्से के अंदर इतने दिलकश, इतने खूबसूरत, इतने इंट्रिगिंग और इतनी रॉ ब्यूटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ये टूरिज्म डेवलप नहीं हो सकी, और इसे इंटरनेशनल टूरिज्म और ख़ुद पाकिस्तान से टूरिज्म डेवलप करने के लिए बड़ी इंटेलिजेंट एक स्ट्रैटेजी चाहिए। कोशिशें बहुत की गई, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। कभी मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड किसी टूरिज़्म के एक्सपर्ट के साथ करूँ, लेकिन ये एक बहुत लुक्रेटिव पोटेंशियल एरिया है, जिसमें अगर इंटेलिजेंटली काम किया जाए, तो उसमें डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। अच्छा, और फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ आज़ाद कश्मीर विद पाकिस्तान बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आज़ाद कश्मीर को एक सिक्योरिटी लेंस से देखा गया, जिसकी वजह से बहुत सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो सकी। ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की कंपनीज़ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर उनके पास एक स्पेस हो, वहाँ जाके इन्वेस्ट करने की, जॉब क्रिएशन की, मीनिंगफुल जॉब्स क्रिएट करें, और वहाँ पर वो लोगों को ट्रेन जो है, वो उसके हवाले से कर सकें। अब अफ़गानिस्तान जो है उसको सॉरी, अफ़गानिस्तान बार-बार कह रहा हूँ, आई एम सॉरी। अगर आज़ाद कश्मीर के चैलेंज को जिस तरह से पंजाब के अंदर मारपीट करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की गई, वो क्यों ख़तरनाक होगा? आप ज़रा ये देखें कि गुज़िश्ता 3 दिनों में हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, जो ना सिर्फ़ हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एक बहुत इम्पोर्टेंट आइकन भी हैं। जो लोग इंडिया के रिलेशनशिप को, और जो हिंदुस्तान में मुझे अगर सुन रहे हैं कोई लोग, तो इससे वाकिफ़ होंगे कि अमित शाह इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट आइकन एंड अ वेरी इम्पोर्टेंट पावर हेड एंड फिगर पावर पॉलिटिक्स में बीजेपी के अंदर। तो अमित शाह ने गुज़िश्ता 3 दिनों में 2 दफ़ा आज़ाद कश्मीर के हवाले से, जिसको वो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, और वो स्टेटमेंट्स हिंदुस्तान के तमाम अखबारात, ज़राए अबलाग, टीवी चैनल्स ने उनको कन्वे किया। और वो स्टेटमेंट्स क्या है? पहले झारखंड में अमित शाह ने ये कहा फ्राइडे के दिन, अभी पाकिस्तान में ये शुरू ही हो रहा था आज़ाद कश्मीर में, तो उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक-एक इंच जो है वो हिंदुस्तानी फेडरेशन को, इंडिया को बिलॉन्ग करता है। और उन्होंने याद करवाया कि हमने 26 सीटें रिज़र्व जो हैं, जो जेएनके रीऑर्गेनाइज़ेशन बिल एक्ट एंड जेएनके रिज़र्वेशन एक्ट जो है 2023 का, उसमें हमने 26 सीटें पीओके, मैं इसलिए कहता हूँ ताकि समझ आ जाए वो क्या कह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के लिए हमने रखी हैं, और आज़ाद कश्मीर ने हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान की जो स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर की, उसका हिस्सा बनना है। इसके बाद तेलंगाना में, जो बेसिकली हैदराबाद स्टेट होती थी अब वो निज़ाम की, तेलंगाना स्टेट में एक जगह पे बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि एनडीए की हुकूमत अगर दोबारा आएगी, तो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को फ़तह कर लेंगे, यानी आज़ाद कश्मीर को हम फ़तह कर लेंगे। अब ज़ाहिर है कि पॉलिटिशियंस इस किस्म की बहुत सी यबड़ियाँ-शबड़ियाँ मारते रहते हैं, और इसको आप यबड़ी भी समझ सकते हैं। लेकिन ज़हन में रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, अभी ये उनका कोई फ़र्म रेज़ोल्यूशन नहीं है, ये नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा, लेकिन जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इलेक्शन कमिटमेंट्स और कैंपेन्स की थी, अभी ये उनकी इलेक्शन कमिटमेंट नहीं बनी, लेकिन ये जुमला उसके करीब-करीब जाता है। वो उन्होंने पूरी की हैं बाद में। फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद के ऊपर एक राम मंदिर तामीर करेंगे। ये बड़ा मुश्किल काम था, आसान काम नहीं था। इसके रास्ते में बहुत सी
कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रुकावटें थीं, उन सबको उन्होंने सक्सेसफुली अबूर किया। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने उसको अपने फ़ेवर में डिसीजन हासिल किया और उन्होंने इस इलेक्शन से पहले राम मंदिर बना के दिखाया, जिसमें पूरी हिंदुस्तान की सेलिब्रिटीज़ आईं और ये उनकी बहुत बड़ी एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। इसी तरह से उन्होंने 2019 के इलेक्शन स्ट्रेटजी में कमिट किया था, उससे अरसे से उनकी कहानी चली आ रही थी, डिमांड था कि हम कश्मीर का जुदागाना तशख़्ख़ुस आर्टिकल 370 का जो पंडित नेहरू ने दिया था, हम इसे ख़त्म करेंगे। आपने देखा उन्होंने ख़त्म किया, उसकी पूरी स्ट्रेटजी उन्होंने की और वो अब पूरे रास्ते पे उस हवाले से चल रहे हैं। तो जब वो आज़ाद कश्मीर के बारे में, ये गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात करते हैं और इंक्रीज़िंगली उनकी रेजोनेंस जो है इस हवाले से बढ़ती चली जाती है, तो पाकिस्तान की जो बेस्ट उसको सोचने की ज़रूरत है और हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम, और ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बंकर्स और हमारे टैंक, तोपें-शोपें जो हमने रखी हुई हैं आज़ाद कश्मीर में, वो कोई इसका हल है। ये चीज़ें कभी हल नहीं होती जब आपकी पॉलिटिक्स डिस्टर्ब हो जाए। आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और उसके हवाले से मैं बहुत सी सजेशन दे चुका हूँ पिछले वीलॉग में, मज़ीद भी उसकी सजेशंस आपको देता रहूँगा कि आज़ाद कश्मीर की इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स और वहाँ पे बड़ी फीलिंग पाई जाती है पाकिस्तान के लिए, उसे ख़त्म जो है, वो नहीं होना चाहिए। अब आए इस चीज़ के ऊपर कि जो डायलॉग का चर्चा है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज़ शरीफ एक ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं। बिलावल ज़रदारी ने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान एक डायलॉग होना चाहिए और प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी, द फॉर्मर प्रेज़िडेंट, ने लाहौर के अंदर जब उन्होंने एक मीडिया टॉक की जिसमें शौकत बसरा उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि डायलॉग ही से तमाम चीज़ों का हल जो है वो निकल सकता है। अब हम ये जानते हैं कि प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं, उनकी गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से डायलॉग के हवाले से उनकी विज़िबिलिटी बहुत बढ़ गई है। वो कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपको खड़े नज़र आए हैं, इस्लामाबाद में, पिंडी में, अडयाला जेल के बाहर भी नज़र आए हैं, तो मसलसल एक प्रोसेस को प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी शुरू करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये कमेंट्स भी किए हैं कि जो डायलॉग है दरहकीकत उसको तो एक्चुअल पावर्स के साथ होना चाहिए। इमरान खान ने रूल आउट किया हुआ है कि डायलॉग पीएमएलएन, पीपीपी और एमक्यूएम के साथ जो है वो नहीं हो सकता और एक्चुअल पावर्स का मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये डायलॉग जो है इसको आगे बढ़ना है। तो प्रेज़िडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये प्रोसेस शुरू तो कर दिया है, लेकिन इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये डायलॉग जो है ये किस तरह से आगे बढ़ेगा और एस्टैब्लिशमेंट जो ये मान ही नहीं रही कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर भी रहे हैं सारा कुछ कंट्रोल, लेकिन वो मानते भी नहीं हैं। सामने उन्होंने रखा हुआ है नवाज़ शरीफ को, जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। तो ये डायलॉग किस तरह से आगे बढ़ेगा? लेकिन जब हम डायलॉग की बात करते हैं तो इसके साथ ही हमें उस रिपोर्ट को देखना पड़ेगा जो मई 9 की रिपोर्ट जो है, वो कोई आई थिंक 10 तारीख के बाद से मसलसल रिपोर्ट तो सामने नहीं आई। ये बड़ी अजीब बात है कि वो रिपोर्ट किसी जगह पे हुकूमत की रिपोर्ट तो सामने नहीं आई। लेकिन उसके ऊपर आर्टिकल बहुत छप रहे हैं और उसमें से प्रेडोमिनेंटली तौर पे वो जितने भी कमेंट्स उस पे हो रहे हैं, कमेंट करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, मैंने देखा है ट्विटर पे। लेकिन अंसार अब्बासी साहब उस पे कोई 2-3 आर्टिकल लिख चुके हैं। 10 मई को पहले लिखा, फिर 11 को लिखा, 12 को भी शायद एक लिख चुके हैं और वो अंसार अब्बासी साहब उसकी तमाम तफ़सीलात देख रहे हैं कि ये जो केयरटेकर हुकूमत ने, अनवारुल हक काकड़ ने जनवरी में एक कैबिनेट कमेटी की कमेटी बिठाई थी मई 9 के वाक़यात में देखने के लिए कि इसके प्लानर्स कौन थे, इसके फैसिलिटेटर्स एंड अबेटर्स कौन थे और इसकी एग्जीक्यूशन किन्होंने की। तो वो रिपोर्ट जो है अब अंसार अब्बासी साहब हमें बता रहे हैं कि उस रिपोर्ट से ही पता चल गया है कि सारा का सारा प्लान जो है ये इमरान खान ने तैयार करके रखा हुआ था और इसमें बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये जो रिपोर्ट है, मैंने ये कहना था कि ये जो, अच्छा पहली तो बात है कि डायलॉग की जो बात हो रही है पीएमएलएन की तरफ से, पीपीपी की तरफ से, और फिर साथ ये जो रिपोर्ट है, अगर वो डायलॉग में वाक़ई सीरियसली हैं तो पीपीपी और पीएमएलएन को इस रिपोर्ट को उसी कंटेम्प्ट से और हकारत से ट्रीट करना होगा जो ये रिपोर्ट डिज़र्व करती है। आपका क्या ख़्याल है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कहा होगा कि ये रिपोर्ट लिखनी है कैबिनेट कमेटी को, या उनको हुक्म आया होगा और उन्होंने, वो जो कहते हैं ना कि हिंदुस्तानी गाना था कि शायद मेरी शादी का ख़्याल आया है तभी तो मम्मी ने चाय पे बुलाया है। तो ये मम्मी को जो ख़्याल आया है या चाय पे बुलाया है, तो कहीं से हुक्म आया होगा कि रिपोर्ट लिखनी है, और वो रिपोर्ट किसने लिखी होगी? आपके ख़्याल में वो कैबिनेट कमेटी ने रिपोर्ट लिखी होगी कि पिंडी से कर्नल साहब ने रिपोर्ट लिखी होगी और लिखी-लिखाई उनके पास आ गई होगी? और कर्नल साहब ने कैसे लिखी होगी रिपोर्ट? उन्होंने पूछा होगा ऊपर किसी से कि सर इसमें क्या लिखना है? अच्छा यार इसमें ऐसा करो, इसमें लिखो, एक तो इमरान खान ने किया सारा कुछ, इमरान खान की सारी प्लानिंग थी। तो इस लेवल की रिपोर्ट है। मेरे हिसाब से एज़ पर माय एनालिसिस के जो एक घटिया किस्म का टॉयलेट पेपर होता है, अगर इस्लामाबाद में आप टॉयलेट पेपर खरीदने के लिए जाएँ तो 2-3 किस्म के मिला करते थे जब मैं वहाँ पे था। वो एक 25-30 रुपए का भी रोल मिलता था, एक ₹100 सब ₹150 का होता था, एक 25-30 रुपए का होता था। तो जो सबसे घटिया टॉयलेट पेपर होता है ना, जो हाथ लगाते ही फट जाता है, ये उस किस्म के टॉयलेट पेपर जितनी इसकी वैल्यू और वर्थ नहीं होने लगी इस रिपोर्ट की। और खुद भी इतना डर रहे हैं कि अभी तक उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दो भाई, अंसार अब्बासी से क्यों उसके ऊपर सारे कॉलम लिखवा रहे हो? रिपोर्ट को छाप दो कहीं ताकि सारे लोग उसको पढ़ के कोई थोड़ा उसका त्याग-पांचा जो है कर सकें। तो ये तो कहानी अभी तक डायलॉग के बारे में कोई मुझे सीरियसली नज़र नहीं आया, वरना डायलॉग एंड दिस रिपोर्ट ये आपस में इकट्ठे जो हैं वो नहीं चल सकते। जमात-ए-इस्लामी के हवाले से
जो ख़बर है मुझे बड़ी अजीब लगी कि हाफ़िज़ नईम साहब ने इस्लामाबाद में एक मीडिया सेमिनार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान है उसको हम फ़ॉर्मली जॉइन नहीं करेंगे, वैसे हम उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर में उन्होंने कहा। ये बहुत अजीब बात है बिकॉज़ जब मंसूरा में उनको महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और बहुत से लोग हामिद खान वगैरह मिलने के लिए गए, तो हाफ़िज़ साहब ने कहा कि इसका हम मजलिस शूरा में फ़ैसला करेंगे और 24 मई को मजलिस शूरा का इजलास होगा। तो अगर मजलिस शूरा में फ़ैसला होना था तो फिर वो हाफ़िज़ नईम भाई ने ये क्यों कहना शुरू कर दिया है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। असल में क्राइसिस खाली यानी यहाँ पता नहीं हो सकता है हाफ़िज़ नईम साहब के ज़हन में, ये जमात इस्लामी के ज़हन में लेंस क्या है देखने का। मेरा तो ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस इस वक़्त है, वो जमात इस्लामी का अपना क्राइसिस है। जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जिसको इंक्रीज़िंगली पाकिस्तान की नई यूथ की किसी भी किस्म की सपोर्ट और तायद नहीं मिल रही। और इस सियासी जमात का अगर 1980 में या 70 में या 60 में जो भी असर रसूख था पाकिस्तान की सियासत में, वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुका है। और हाफ़िज़ नईम एक बड़े डायनामिक पर्सनैलिटी रखते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि क्या वो करेंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो नई यूथ है, जो लोगों की, नौजवानों की उम्र आज 20, 30 और 40 बरस के दरमियान है, वो कैसे मैं उनको रोशनास कराऊँ और उनको कैसे लेकर आऊँ इन द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ जमात इस्लामी। तो जमात इस्लामी अगर जब तक इस अलायंस को जॉइन नहीं कर सकेगी, तो जमात इस्लामी का असर रसूख तो कम से कम होता चला जाएगा। जमात इस्लामी की पॉलिटिकल नीड है कि वो महमूद खान अचकज़ई और तहरीक इंसाफ के इस अलायंस को जॉइन करें। अब आ जाती है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जहाँ डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने कॉलम लिखा है आज ही के दिन में, और वो दी न्यूज़ में छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम एक नई पार्टी बना रहे हैं, जिसमें डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, उनके साथ शाहिद खाकान अब्बासी और उनके साथ जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा हैं। और उन्होंने कहा है, अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो है वो, जब मैंने उसकी डिटेल्स पढ़ी, उन्होंने उस पे ट्वीट भी किया है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने, तो मुझे कोई 16वीं सदी का एक नॉवल याद आया जो कहते हैं जेम्स मूर ने लिखा था, जिसका नाम था यूटोपिया। आप में से बहुत से लोग इससे वाकिफ़ होंगे, नहीं तो गूगल कर लें। यूटोपिया में एक ऐसी इमेजिनरी कम्युनिटी थी जो किसी एक जज़ीरे के ऊपर रहती थी, और जितनी भी इंसान की अच्छी खसूसियात हो सकती हैं किसी माशरे की, वो उस कम्युनिटी के अंदर पाई जाती थी। उसी को यूटोपिया कहते हैं, यूटोपियन थॉट। तो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने ये लिखा है अपने कॉलम के अंदर कि ये बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टी होगी, जिसके अंदर किसी किस्म के रीजनल, एथनिक, सूबाई तासुबात नहीं होंगे। ये एक पार्टी बड़ी वक्री टाइप की होगी, जिसमें औरतें होंगी, जिसमें यंग प्रोफेशनल्स होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, इसमें एक एजुकेटेड किस्म की क्लासेस होंगी, यूथ इसके अंदर होगी, कम उम्र के लोग होंगे। हमारा किसी सूबे से ताल्लुक़ नहीं होगा, हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी फ़िक्स टर्म्स होंगी, उनकी टर्म्स जो हैं वो बढ़ नहीं सकती होंगी। ये इतना एक इमेजिनेटिव खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी आप रिक्वेस्ट पहुँचाएँ डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल के साथ कि मेरे साथ जॉइन करें एक डिस्कशन के अंदर, और मुझे समझाएँ कि ये विज़न डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान नवाज़ी साहब का अपना विज़न है। ये भी पिंडी में किसी ने उनको एक डॉक्यूमेंट जो है वो लिख के दिया, बिकॉज़ पाकिस्तान में एक जो बहुत बड़ा मसला है वो ये कि जो सारी थिंकिंग है हमारे, वो कर्नल साहिबान करते हैं। और जो भी कर्नल साहब की थिंकिंग, यानी कर्नल साहब के नीचे बाकी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव काम में हैं, कर्नल साहब के ऊपर जितने लोग हैं वो गोल्फ खेल रहे हैं या सऊदी अरब और इज़राइल के मसाइल हल कर रहे हैं, तो कर्नल साहब ही सारी थिंकिंग करते हैं। और जो भी पाकिस्तान में हमारी तरह का नाचीज़ सिविलियन बेचारा कर्नल साहब की थिंकिंग से डिसएग्री करता है, वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हैं, उसको कहते हैं ये रॉ से मिल गया है, ये मोसाद का एजेंट हो गया है, ये कादियानी हो गया है, फलां चीज़ हो गई है। तो ये सारी थिंकिंग मिफ्ता इस्माइल साहब ने की इतनी खूबसूरत किस्म की थिंकिंग थिंकिंग लग तो वैसे रही है कि ये थिंकिंग पिंडी से ही आई है कहीं से। तो फिर आप इसी को ज़रा सोचें, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।